नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे सॉल्यूशन का नेक्स्ट जो सॉल्युबिलिटी का पार्ट है। हमने पीछे पढ़ा था नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी और उसके न्यूमेरिकल्स किए हुए थे और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को डिटेल में पढ़ा था पिछले लेक्चर में। आज हम करेंगे सॉल्युबिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सॉल्युबिलिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सॉल्युबिलिटी का पता होना चाहिए। ठीक है, सॉल्युबिलिटी है क्या चीज। ठीक है, नॉर्मली देखो सॉल्युबिलिटी में यदि सिंपल बताऊं, देखो सॉल्युबिलिटी में आपने वाटर लिया। ठीक है, वाटर में क्या किया आपने, नमक को डाल रहे हैं। ठीक है, NaCl को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं इसमें। ठीक है, जब आप NaCl को ऐड कर रहे हैं देखो तो क्या हो रहा है, जो सॉल्ट है, नमक है, इस वाटर में डिसॉल्व होता जाएगा। ठीक है, क्या होता जाएगा, देखो इसमें वाटर के बीच में जो वेकेंट स्पेस होगा उसमें उसके स्पेस को ऑक्युपाई करता रहेगा या उसमें डिसॉल्व हो जाएगा ये। ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, देखो डिसोल्यूशन। ठीक है, डिसोल्यूशन क्या आ जाता है, डिसॉल्व से डिसोल्यूशन आ जाती है ये। ठीक है, अब जब ये डेजोल्यूशन आ गई तो डेजोल्यूशन में क्या होगा, देखो ये सल्यूट जो है, NaCl क्या है हमारे पास, यहाँ पे सल्यूट है। सल्यूट जैसे जैसे यहाँ पे डिसॉल्व होता जाएगा, ठीक है, एक ऐसी स्टेज आएगी कि ये सल्यूट क्या होगा, देखो हाँ इसमें एक और चीज होगी। देखो क्या चेंज आएगी, सल्यूट जो डिसॉल्व्ड सल्यूट होगा और ऊपर से हम देखो NaCl को जो ऐड कर रहे हैं उन दोनों के बीच में क्या होगा, मैंने क्या बोला, देखो जो डिसॉल्व्ड सल्यूट होगा, सल्यूट जो डिसॉल्व हो गया है और जो ऊपर से हम सॉलिड सल्यूट को ऐड कर रहे हैं, उन दोनों के बीच में क्या होता है, देखो वो कोलाइड करते हैं। ठीक है, आपस में कोलिजन होने की वजह से यहां पे कौन सा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, देखो क्रिस्टलाइजेशन। कौन सा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, क्रिस्टलाइजेशन, मतलब क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन भी होने लग पड़ती है। ठीक है, और एक ऐसी स्टेज आएगी जब हमारे पास डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन जो है वो, मतलब रेट ऑफ डिसोल्यूशन और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो जब ये इक्वल होगी तो सिस्टम किस में आ जाएगा, देखो ये पूरे का पूरा प्रोसेस इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, एट दिस स्टेज देखो नो मोर सल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन में हम देखो इससे ज्यादा सल्यूट जो वो ऐड नहीं कर सकते हैं, डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उस स्टेज को क्या बोलते हैं, जिस स्टेज पे नो मोर सल्यूट और सल्यूट जो वो डिसॉल्व भी नहीं होगा। ठीक है, उस स्टेज को बोलते हैं या उस सॉल्यूशन को बोलते हैं हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कौन से सॉल्यूशन होते हैं वो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ यही सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, मतलब देखो डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। ठीक है, प्रॉपर डेफिनेशन हम कैसे देंगे, देखो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, आप ऐसे करके लिख सकते हैं, देखो इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और सब्सटेंस। ठीक है, और सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन पर्टिकुलर सॉल्वेंट में क्या हो जाएगा, देखो डिसॉल्व्ड इन पर्टिकुलर सॉल्वेंट एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर। एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर कर सकते हैं या स्पेसिफिक टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर, तो ये इसको क्या बोलेंगे, देखो हम डिसॉल्व्ड इन, यहां पे आपने थोड़ा सा ये लिखना है, देखो डिसॉल्व्ड इन पर यूनिट, ऐसे करके यहां थोड़ा सा ये डेफिनेशन में देखो पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ पर्टिकुलर सॉल्वेंट। ठीक है, ये पर यूनिट वॉल्यूम, इसमें पर यूनिट वॉल्यूम में कितना सल्यूट जो वो डिसॉल्व हो रहा है। ठीक है, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, कब तक, जब तक ये सैचुरेटेड स्टेज ना आ जाए। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, देखो सॉल्युबिलिटी। क्या होती है ये, सॉल्युबिलिटी होती है।
अब देखो सॉल्युबिलिटी में मतलब मैंने सिंपल क्या बोला कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो पार्टिकुलर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर, उसी चीज को क्या बोला हमने, सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी जो होती है हमारे पास, देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड होगी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड होगी, या सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड या लिक्विड इन लिक्विड होगी, ठीक है। ये तीन टाइप की सॉल्युबिलिटी हम करेंगे। देखो कि सॉल्युबिलिटी ऑफ, मेनली हम यहां पे इस चैप्टर में मैक्सिमम क्या करते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड या सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड जो है ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी देखो हम फर्स्ट क्या बात करते हैं, देखो ऑफ solubility of solid in liquid, ठीक है। फर्स्ट ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, देखो नेचर ऑफ सल्यूट और सॉल्वेंट, सल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। इसमें आपने एक चीज याद रखनी है, देखो जो सल्यूट है हमारे पास, आप सिंपल देखेंगे, देखो नमक जो है हमारे पास NaCl H2O में इजीली डिसॉल्व कर जाता है, ठीक है। और NaCl यदि ऑयल में डालेंगे हम तो ऑयल में ये डिसॉल्व भी नहीं होता है, ठीक है। तो NaCl क्या है हमारे पास, देखो पोलर नेचर का है, और वाटर भी क्या है हमारे पास, पोलर नेचर में है। तो NaCl जो है वो H2O में इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। पोलर में सॉल्वेंट, पोलर सॉल्यूट होगा तो वो पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा। अब देखो NaCl पोलर सॉल्वेंट है, ऑयल यदि हम कोई भी ऑयल लें वो क्या होते हैं, नॉन पोलर नेचर के होते हैं। तो NaCl को यदि हम नॉन पोलर उसमें सॉल्वेंट में डालते हैं तो वो डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक है। ऑयल में डालेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं होता है। तो यहां से आपने एक ही ये देखो ये याद रखना है, लाइक डिसॉल्व लाइक, क्या होगा, देखो लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब जो पोलर होगा पोलर में ही डिसॉल्व होगा, और नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर में ही डिसॉल्व होगा, ठीक है। अब इसमें देखो एक और फैक्टर जो है वो यूटिलाइज होता है, कौन सा, यदि मैं देखो हाइड्रेशन एंथैल्पी और लैटिस एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट यहां पे लगता है। ये जैसे हमारे पास ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इन वाटर मॉलिक्यूल्स में H2O मॉलिक्यूल है, देखो H2O, ये O और ये H ऐसे करके होता है। इसमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है, H2O मॉलिक्यूल यहां पे भी होगा, ये देखो H, ये O और ये H ऐसे करके, ठीक है। जब हम NaCl को पानी में डालेंगे, H2O में डालेंगे, तो H2O मॉलिक्यूल जिसका इसका देखो ऑक्सीजन में क्या होगा, डेल्टा नेगेटिव, H के पास क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो ये डेल्टा नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, देखो Na पॉजिटिव आयन के साथ इंटरेक्शन करता है ऐसे करके, ठीक है। यहां पे क्या होगी, O ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन जो है वो इसके साथ Na पॉजिटिव आयन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, ठीक है। इसके पास डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, ये डेल्टा पॉजिटिव में आ जाते हैं। तो ये ऐसे करके, और जो Cl नेगेटिव होगा दूसरा H पॉजिटिव आयन, ये क्या करेगा, देखो इसके साथ इंटरेक्शन क्रिएट करता है, ठीक है। अब ये Na और Cl के बीच में जो फोर्स है वो उस एनर्जी को, मतलब ये आयनिक बॉन्ड है, इसको ब्रेक करने में जो एनर्जी लगेगी, देखो उसको क्या बोलते हैं हम, देखो लैटिस एनर्जी। कौन सी एनर्जी होती है, लैटिस एनर्जी। और ये जो अट्रैक्शन है, यहां पे जो एनर्जी रिलीज होगी इसको क्या बोलते हैं हम, देखो हाइड्रेशन एंथैल्पी या हाइड्रेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रेशन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एनर्जी। अब देखो कोई सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर जाएगा, कैसे, जब हमारे पास ये हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू लैटिस एनर्जी के। तो इस केस में क्या होता है कि जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है हमारे पास यहां पे H2O और Na के बीच में जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी, हाइड्रेशन एनर्जी होगी, वो क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लैटिस एनर्जी। मतलब मैं बोलूं तो यहां पे देखो हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द लैटिस एनर्जी।
ठीक है, ये लैटिस एनर्जी कम रहेगी और यहाँ पे जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो ज्यादा लगेगी। Na बॉन्ड जो है ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और NaCl जो है H2O में डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही देखो NaCl को यदि हम ऑयल में डाल देते हैं, ठीक है, ऑयल में यहाँ पे जैसे हमने ऑयल में डाल दिया इसको, देखो ये ऑयल है हमारे पास, ठीक है, नॉन पोलर है, NaCl इसको डाल दिया हमने, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ऑयल है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखो जो ऑयल है हमारे पास यहाँ पे, ऑयल कोई भी दे दिया, देखो ऑयल इसके साथ यदि अट्रैक्शन करता है तो यहाँ पे हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या रह जाएगी, कम होती है एज कंपेयर टू लैटिस एनर्जी, तो करके ये NaCl जो है वो इसमें घुलता ही नहीं है, ठीक है, डिसॉल्व नहीं होता है। तो NaCl और ऑयल में मतलब क्या हुआ, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी और लैटिस एनर्जी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो करके क्या होगा, ये ऑयल में NaCl जो है वो ऑयल में नहीं डिसॉल्व होता है, ठीक है। एक तो चीज आपने ये लाइक डिसॉल्व लाइक ये याद रखना है, और कभी भी आपको देखो क्वेश्चन आए कि कौन सा सॉल्ट जो है वो कौन से सॉल्वेंट में ये डिसॉल्व करेगा और क्यों नहीं करेगा, तो उसके लिए एक ही कॉन्सेप्ट रहता है कि यदि जिस भी इसमें हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू लैटिस एनर्जी, तो वो क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो बी पार्ट में यदि हम करते हैं, देखो इसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करते हैं, ठीक है, ये लग गया आपको पता। तो नेक्स्ट जो आता है देखो हमारे पास इफेक्ट ऑफ, बी पार्ट में करना है देखो आपने, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो होता है हमारे पास, देखो ये यदि हम देखो सॉल्यूट, ये सॉल्यूट है प्लस क्या आ जाता है, सॉल्वेंट, ठीक है, दिस गिव्स सॉल्यूशन, किसकी फॉर्मेशन कर रहा है, ये सॉल्यूशन की फॉर्मेशन कर रहा है। ये इक्विलिब्रियम में होता है, मैंने अभी बताया आपको, डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन दोनों होती है, तो करके ये किस में होगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। यदि ये ऊपर वाला जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, देखो ये क्या है हमारे पास, एंडोथर्मिक, क्या है, एंडोथर्मिक है, मतलब डेल्टा H इसके लिए क्या है, पॉजिटिव है, रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक, ठीक है। जब ये रिएक्शन एंडोथर्मिक आएगा तो क्या होगा, देखो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, टेम्परेचर मतलब फर्स्ट केस में क्या होगा, देखो टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो अकॉर्डिंग टू ली-चैटलियर प्रिंसिपल, ठीक है, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज्ड in this when the temperature of the system is in equilibrium increased, ठीक है, then equilibrium shift itself towards the endothermic direction, ठीक है, जिस साइड को हीट यूटिलाइज होगी उस साइड को ये जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट होता है, ठीक है। आपने +1 में पढ़ा है ये ली-चैटलियर प्रिंसिपल बड़े डिटेल में। तो ये टेम्परेचर जो है, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम किस साइड को शिफ्ट होता है, इतना याद रखना है, एंडोथर्मिक की ओर। अब देखो ये एंडोथर्मिक की ओर ये इस साइड को शिफ्ट करेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, देखो इस साइड को, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में सॉल्युबिलिटी ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो टेम्परेचर जब इंक्रीज करेंगे सॉल्युबिलिटी क्या करती है, देखो इंक्रीज करेगी, इंक्रीजेस। यदि किसमें होगा, ये रिएक्शन जो होगा एंडोथर्मिक में होता है, ठीक है, किसमें होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है। यदि एंडोथर्मिक ना हो, देखो दूसरे केसेस में फॉर, यहां पे आपने आगे लिखना है, देखो फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक के केस में, ठीक है, टेम्परेचर देखो जब इंक्रीज करेंगे, ठीक है, यदि ये रिएक्शन किसमें होगा, एक्सोथर्मिक में होगा। मैं यहां पे देखो इसको नेगेटिव कर रहा हूं, ये एंडोथर्मिक की जगह क्या है, ये एक्सोथर्मिक है, ठीक है, एक्सोथर्मिक है। तो देखो टेम्परेचर हम इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ली-चैटलियर प्रिंसिपल हमारे पास ये फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास देखो एक्सोथर्मिक है, तो दूसरा रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक। तो ये सॉल्यूशन से सॉल्यूट की ओर, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा ये रिएक्शन, ठीक है, मतलब जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा वो किस साइड को, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, तो सॉल्यूशन सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, हमारे पास डिक्रीज होगी। तो फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में यदि टेम्परेचर इंक्रीज किया हमने तो सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है।
तो ये क्या आ जाता है हमारे पास, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आता है, और ये पूरे का पूरा बेस्ड है हमारे पास ली चैटलियर प्रिंसिपल के ऊपर, ठीक है। और इसके बाद देखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करते हैं हम, ठीक है। मैं यहां पे लिख रहा हूं इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर का जो इफेक्ट है हमारे पास, देखो अब सॉलिड और लिक्विड में कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, देखो कम होती है, ठीक है। कम क्या होती नहीं, लिक्विड में थोड़ी बहुत होती है, बट सॉलिड में जो वो होती नहीं है, ठीक है। तो जो सॉलिड सॉल्यूट यदि हमारे पास सॉलिड में है तो प्रेशर का बिल्कुल ही कम इफेक्ट पड़ता है या पड़ता ही नहीं है, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर से मतलब सॉल्युबिलिटी के ऊपर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा यदि सॉल्यूट क्या है आपके पास, देखो सॉलिड में होगा या लिक्विड में होगा, ठीक है। तो मैंने ये आपको ये पॉइंट्स बताए, देखो फर्स्ट बताया कि नेचर ऑफ सॉल्यूट लाइक डिसॉल्व लाइक में, दूसरा नेचर ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पे पूरे का पूरा ली चैटलियर प्रिंसिपल लगेगा। टेम्परेचर यदि इंक्रीज करेंगे और रिएक्शन किस में होगा, एंडोथर्मिक में होगा, तो सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। यदि रिएक्शन यदि हमारे पास एक्सोथर्मिक में होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है देखो हमारे पास, हमने अभी किया था देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, अब हम करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ, नेक्स्ट देखो इसको नोट कर देना आपने, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारे पास, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन, solubility of गैस इन लिक्विड, ठीक है, गैस इन लिक्विड। अब देखो गैस इन लिक्विड में क्या आ जाता है, देखो गैस इन लिक्विड में प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है, लाइक डिसॉल्व लाइक, तो वैसे ही हमारे पास ये चलेगा ही चलेगा, ठीक है। जो फर्स्ट नेचर ऑफ सॉल्यूट का सेम चलेगा यहाँ पे। हाँ, टेम्परेचर की बात करें, देखो यदि हम टेम्परेचर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, टेम्परेचर, ठीक है। मैक्सिमम गैसेस में क्या होता है, देखो कि टेम्परेचर यदि हम इंक्रीज करते हैं गैसेस की डेजोल्यूशन जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। गैसेस पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, देखो सरफेस को छोड़ के ही चले जाते हैं। तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर हमारे पास रेजोल्यूशन जो है वो क्या हो जाती है, देखो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और मोस्टली ये भी पूरे का पूरा प्रोसेस हमारे पास किसके ऊपर डिपेंड करता है, देखो इफेक्ट ऑफ जो ली चैटलियर प्रिंसिपल है हमारे पास, उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा ये भी, कि कोई गैस यदि लिक्विड में उनमें जो रिएक्शन हो रहा है वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, ठीक है। यहां पे हम करेंगे देखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। यदि हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात करें, देखो मैं यदि ऐसे करके, देखो ये वाटर ले लिया, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल में ही हमने क्या कर दिया, देखो यहां पे ये गैसेस पार्टिकल जो ये ले लिए, ठीक है, ये गैसेस पार्टिकल है, यहां पे हमने एक पिस्टन लगा दिया है ऐसे करके, ठीक है। यहां से हम क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे। यहां पे देखो अब हमने दूसरे इसमें प्रेशर को क्या कर दिया, देखो इंक्रीज कर दिया, क्या कर दिया, प्रेशर इंक्रीज कर दिया, ठीक है। जब हम प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे, पिस्टन मतलब यहां से क्या हुआ, देखो यहां तक आ गया, तो ये गैसेस पार्टिकल्स जो होते हैं ये क्या हो जाते हैं, देखो क्लोज आ जाएंगे ऐसे करके, ये, ठीक है। प्रेशर इंक्रीज किया हमने, देखो प्रेशर इंक्रीजेस, ठीक है। जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो क्या हुआ, ये जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या हुए, बिल्कुल क्लोज आ गए, देखो ऐसे करके नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम गेट इंक्रीज्ड, ठीक है। मतलब क्या हुआ इसका, देखो कि सॉल्युबिलिटी विद इंक्रीज इन प्रेशर इंक्रीज हो गई, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, यहां पे देखो गैसेस मॉलिक्यूल दूर दूर थे, जैसे ही हमने प्रेशर को अप्लाई किया गैसेस मॉलिक्यूल क्या हो गए, ये बिल्कुल क्लोज आ गए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो कि विद इंक्रीजिंग प्रेशर
जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस होती है इन लिक्विड वो भी क्या करती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, क्या करेगी ये, इंक्रीज करती है। यहां पे हमारे पास देखो एक लॉ आता है हेनरी लॉ। ठीक है, आज इंपॉर्टेंट है हेनरी लॉ। ठीक है, हेनरी लॉ आता है, आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। देखो, दिस लॉ स्टेट्स दैट this law states that ठीक है, mass of the gas, mass of the given gas, या सिंपल लिखो mass of the gas that dissolve in given volume of liquid, then, या सिंपल देन की जगह आपने क्या करना है, देखो, is directly proportional to pressure exerted by the gas. Pressure exerted by the gas. ठीक है, above the surface of liquid. Above the surface of liquid. ठीक है, तो ये क्या आ जाता है हमारे पास, देखो, above the surface of liquid. ये क्या है, हेनरी लॉ। और ये इंपॉर्टेंट है हेनरी लॉ, बोर्ड एग्जाम के लिए भी और कंपटीशन लेवल में इसकी एप्लीकेशंस को पूछ देते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, देखो, कि मास ऑफ द गैस, ठीक है, जिसको डिसॉल्व किया है गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड में, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो दैट इज, देखो, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाता है हमारे पास, p। m क्या आ गया हमारे पास, देखो, मास ऑफ गैस, p क्या आ गया, प्रेशर। यदि हम m इज इक्वल टू क्या आ जाता है हमारे पास, kHp। ठीक है, kH क्या आ जाता है, देखो, हियर kH इज हेनरी कांस्टेंट। क्या आ जाता है, ये हेनरी कांस्टेंट आ जाता है, ये है ना। तो m इज इक्वल टू KHp, ये लॉ आपने पक्का याद करना है, ये गैसेस में है। मतलब क्या हुआ, जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ही हमारे पास सॉल्युबिलिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, मास ऑफ गैस जो वो बढ़ेगी ज्यादा, है ना। ठीक है, तो ये क्या आता है, हेनरी लॉ आता है। ठीक है, हेनरी लॉ को ही देखो दूसरे एक और उसमें एक्सप्लेन किया हुआ था इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन में। यदि हम कंसंट्रेशन ऑफ गैस लेते हैं इन टर्म्स ऑफ किसमें, मोल फ्रैक्शन में, तो हम क्या करते हैं, देखो, इन टर्म्स ऑफ, देखो, कंसंट्रेशन, यहां पे आपने लिखना है, देखो, कंसंट्रेशन टेकन इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। यदि हम इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन लेते हैं इसको, ठीक है, देन देखो, देन हेनरी लॉ states that mole fraction of gas, is directly proportional to pressure exerted by the gas। ठीक है, ये लिख दिया होगा आपने। तो इन टर्म्स ऑफ किसमें आ गया, देखो हमारे पास, इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन में। तो हम यहां पे क्या करेंगे, देखो, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाता है, देखो, X।
एक्स क्या आ गया हमारे पास, मोल फ्रैक्शन, मतलब सॉल्युबिलिटी जो है वो हमने किस में ली, इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन में। तो P प्रेशर जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, एक्स के। प्रेशर जितना ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। P इज इक्वल टू क्या आ जाता है, KHX। ठीक है, KH मैंने अभी बताया आपको क्या होता है, ये हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, क्या होता है ये, हेनरी कांस्टेंट। यदि हम अब x इज इक्वल टू करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, P डिवाइडेड बाई KH। यहां से देखो अब जो KH की वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, KH की वैल्यू यदि ज्यादा होगी, है ना, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ KH, हेनरी कांस्टेंट, डिफरेंट गैसेस के लिए हमारे पास यदि हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, मतलब सॉल्युबिलिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, हेनरी कांस्टेंट के। ठीक है, और एक और चीज आपने याद रखनी है, देखो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यदि हम जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ये जो हेनरी कांस्टेंट है इसकी वैल्यू इंक्रीज होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। मतलब KH की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, और जैसे जैसे KH की वैल्यू इंक्रीज करेगी, सॉल्युबिलिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, इसके लिए देखो आपको एक, जैसे हीलियम है, हीलियम में KH की जो वैल्यू होती है हमारे पास, देखो 169 समथिंग होती है, 169.9 इसके करीब करीब आ जाती है। H2 की जो होती है वो H2 जो है हमारे पास हाइड्रोजन आती है, इसकी 69 या 70 के बीच बीच में होती है। इसके लिए 144 या ऐसे करके होती है ना, 144 समथिंग होती है, ये देख लेनी आपने। ये यहाँ पे H2 के लिए कितनी आ जाती है, 69 के करीब करीब में आ जाती है। और वैसे ही देखो हमारे पास ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन के लिए ये 44 आ जाती है। और ऑक्सीजन के लिए देखो टेम्परेचर यदि हम 200 समथिंग लेते हैं, 298 या ऐसे करके है कुछ टेम्परेचर, या 300, जितना भी लेंगे आप यहाँ पे टेम्परेचर, इसके लिए 46, ठीक है, और यहाँ पे 36 ऐसे करके होती है। मतलब O2 में यदि आप देखेंगे, देखो टेम्परेचर यदि हमारे पास 298 है और यहाँ पे 307 या 308 ऐसे करके आ गया हमारे पास टेम्परेचर, ये तो टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ तो KH की वैल्यू भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे KH की वैल्यू देखो, जब हमने टेम्परेचर इतना रखा तो KH की वैल्यू कम थी, यहाँ पे KH जो हेनरी कांस्टेंट है, यहाँ पे KH की वैल्यू क्या हो गई, थोड़ी सी इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो मतलब देखो KH की वैल्यू विद इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या करेगी, ये इंक्रीज करती है। और KH की वैल्यू जिसकी जितनी ज्यादा है उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, उतनी ही कम होती है। ये आपने थोड़ा सा ये रिलेशन जो है ये याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं देखो एप्लीकेशंस ऑफ, ये आ जाती है हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। ठीक है, एप्लीकेशन में ये आपने डिटेल में पढ़नी है, देखो बुक में भी पढ़नी है, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। ठीक है, फर्स्ट एक एप्लीकेशन देखो, फर्स्ट हमारे पास सोडा वाटर बोतल होती है, ठीक है, या कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, उनमें CO2 को फिलअप करते हैं। ठीक है, CO2 को फिलअप करेंगे हाई प्रेशर में। ठीक है, CO2 को हाई प्रेशर में क्यों फिलअप करते हैं, देखो ताकि CO2 की सॉल्युबिलिटी क्या हो, ज्यादा हो। CO2 जो है वो जो लिक्विड है हमारे पास, सॉल्वेंट है, उसमें क्या हो जाए, ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व हो जाए। यदि हम प्रेशर ज्यादा बढ़ाएंगे तो मास ऑफ गैस जो है डिसॉल्व्ड इन ए गिवन लिक्विड इज आल्सो इंक्रीज्ड। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सोडा वाटर की बोतल में देखो CO2 को हाई प्रेशर में फिलअप करते हैं, तो ही तो जब हम सोडा वाटर की बोतल को खोलते हैं या कोको कोला, पेप्सी, जो भी कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं उनकी बोतल्स को खोलते हैं, तो गैस जो है वो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, अंदर प्रेशर ज्यादा होता है। जैसे ही हम ढक्कन खोलेंगे उसका, तो वहां से क्या आती है, किस चीज की आवाज आती है, फिज की आवाज आती है। ठीक है, क्योंकि प्रेशर क्या होता है वहां पे, रिलीज होता है, CO2 जो हाई प्रेशर में फिलअप कर दी होती है। ठीक है, वैसे ही देखो यदि हम हाई एल्टीट्यूड में चले जाते हैं, मतलब पहाड़ों को चढ़ने जाते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, जैसे जैसे हम पहाड़ चढ़ते हैं
तो प्रेशर क्या होता है, कम होता जाता है। ठीक है, ऊपर को क्या हो जाएगा, प्रेशर जो है वो कम होता जाता है। ठीक है, जब प्रेशर कम हो जाएगा तो प्रेशर कम होने की वजह से डिसॉल्व जो गैसेस होती है हमारे पास वो भी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो ये तो हाई अल्टीट्यूड में ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन कम होने की वजह से क्या होने लगती है, देखो सफोकेशन होने लगती है। ठीक है, तो उस चीज से बचने के लिए जो मतलब हिमालय में चढ़ना हो, देखो ठीक है, जो क्लाइंबर होते हैं वो क्या करते हैं, देखो अपने साथ ऑक्सीजन गैस का जो सिलेंडर होते हैं उसको लेके जाते हैं। ठीक है, तो ये जो एप्लीकेशंस है ये भी किसके ऊपर डिपेंड है, देखो हेनरी लॉ के ऊपर। मतलब जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाते हैं प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो होगी एयर में वो भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, तो करके क्लाइंबर क्या करते हैं, देखो पीठ में अपने ऑक्सीजन जो भी है सिलेंडर जो है उसको लेके जाते हैं। ठीक है, ये आ जाते हैं। अब देखो एक्वेटिक एनिमल जो है, जैसे हमारे पास फिशेस है और बाकी जितने भी हमारे पास एक्वेटिक एनिमल है वो कोल्ड वाटर में ज्यादा सर्व करते हैं। ठीक है, हॉट वाटर में वो सर्व नहीं करेंगे। क्यों, ऐसा क्यों होता है, देखो मैंने अभी कहा कि जैसे जैसे टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर कम होगा, ठीक है, टेम्परेचर कम होगा, केएच की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ठीक है, मतलब देखो टेम्परेचर, यदि टेम्परेचर देखो इंक्रीज करेगा, केएच वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, और सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, देखो हमारे पास सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। सॉल्युबिलिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो ठंडे वाटर में, कोल्ड वाटर में क्या होगा, देखो टेम्परेचर कम होगा, केएच की वैल्यू क्या होगी गैसेस में, ये कम होगी, और सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। मतलब वहां पे ऑक्सीजन जो है वो बड़ी ज्यादा होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, तो करके क्या होगा, ऑक्सीजन, मैंने बताया देखो आपको कि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, केएच की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, यदि टेम्परेचर देखो यहाँ पे टेम्परेचर मैंने मतलब टेम्परेचर क्या होगा कोल्ड वाटर में, कम होगा। ठीक है, कोल्ड वाटर में टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, केएच की वैल्यू भी कम होगी, और सॉल्युबिलिटी क्या करेगी हमारे पास, इंक्रीज करेगी। ऑक्सीजन ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, ये ऑक्सीजन ज्यादा होने की वजह से जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो कोल्ड वाटर में सरवाइव कर जाते हैं। ठीक है, वैसे ही देखो ये डीप सी डाइवर्स होते हैं, ठीक है, वो भी कंप्रेस्ड एयर को अपने साथ लेके जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी, ये भी किसकी एप्लीकेशन है हमारे पास, हेनरी लॉ की ही एप्लीकेशन है। ठीक है, तो नेक्स्ट है देखो हमारे पास इसमें ही वेपर, ये होल ओवर हमारे पास सॉल्युबिलिटीज पे सॉल्युबिलिटी हो गई। ठीक है, और सॉल्युबिलिटी के बाद इसमें ही देखो हमारे पास एक राउल्ट्स लॉ आता है। राउल्ट्स लॉ के लिए आपको वेपर प्रेशर क्या होता है, देखो वो करेंगे हम, देखो वेपर प्रेशर। ठीक है, यहां पे वेपर प्रेशर, ठीक है, वेपर प्रेशर ये क्या होता है। ठीक है, वेपर प्रेशर क्या होगा, देखो, अच्छा एक मिनट ठहरिए, नेक्स्ट देखिए वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर होता क्या है, देखो इट इज द प्रेशर exerted by the vapor, pressure exerted by the vapor above the surface of liquid above the surface of liquid in equilibrium with liquid। ठीक है, इसको आपने समझना है। देखो वेपर प्रेशर जो है ये होता क्या है। ठीक है, वेपर प्रेशर में मतलब देखो ये है हमारे पास, देखो वाटर लिया हमने, ठीक है, वॉलेटाइल एक होते हैं, देखो वॉलेटाइल कंपोनेंट होते हैं,
एक क्या होते हैं, नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट होते हैं। वोलेटाइल कंपोनेंट वो कंपोनेंट होंगे जो क्या करेंगे, देखो जिनको जब हम हीट करते हैं तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। नॉन वोलेटाइल ऐसे होंगे जिनको हीट करेंगे वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहां से यदि हम वाटर लिया, देखो हमने ये एक क्लोज्ड वेसल ले लिया हमने, ठीक है। इसको क्या करेंगे, देखो हम एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे हीट करते हैं, ठीक है। जब हम इसको टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे ये क्या करेंगे, एनर्जी गेन करेंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी और कुछ एक मॉलिक्यूल कहां पे पहुंच जाएंगे, सरफेस पे, और सरफेस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा होगी और ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं इसको, इवेपोरेशन हो जाएगी, ठीक है। फर्दर देखो एक ऐसी स्टेज आएगी, यदि इवेपोरेशन ही चली रहेगी ऐसे ही, ठीक है, इवेपोरेशन होती रही और ये वाटर लेवल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, वाटर कम होते जाएंगे और वेपर क्या होते जाएंगे, हमारे पास ज्यादा बढ़ जाएंगे। एक ऐसी स्टेज आएगी वेपर इतने ज्यादा हो जाएंगे कि ये रेंडमली मूव करते करते किसके साथ, देखो इट टचेस विद द सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक है। लिक्विड की सरफेस के साथ क्या कर जाएंगे, ये टच कर जाएंगे और इनकी क्या होने लग पड़ेगी, देखो कंडेंसेशन होने लग पड़ेगी। क्या होने लगेगी, इनकी कंडेंसेशन होने लगेगी, ठीक है। अब कंडेंसेशन देखो ये धीरे धीरे अब वेपर क्या हो रहे हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं और एक ऐसी स्टेज आएगी इसके बाद देखो कि हमारे पास रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगी, रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल आ जाएगी। तो इस स्टेज पे हम क्या कहेंगे कि ये जो सिस्टम है हमारे पास ये पूरे का पूरा ये किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। किसमें है, ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। एट दिस स्टेज जो वेपर है, वेपर किसके साथ स्ट्राइक करेंगे, देखो वॉल्स ऑफ कंटेनर और विद ईच अदर ये क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। जो एट दिस स्टेज जो प्रेशर एक्सर्ट होगा उसी को क्या कहेंगे हम, वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं उसको, वेपर प्रेशर। तो इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक है, इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड। इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड क्यों, इस लिक्विड के साथ ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ठीक है। जब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा उस टाइम वेपर्स के द्वारा लगाया हुआ प्रेशर विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर और विद ईच अदर, उसी चीज को क्या बोलेंगे हम, वेपर प्रेशर, ठीक है। तो ये वेपर प्रेशर आ जाता है। इसमें देखो हमारे पास एक पार्शियल प्रेशर आता है। पार्शियल प्रेशर हम किसके लिए करते हैं, देखो अलग अलग गैसेस का अपना प्रेशर जो होगा, सेपरेट प्रेशर जो होगा उसको क्या बोलेंगे हम, पार्शियल प्रेशर। मतलब देखो यदि कोई हमारे पास ऐसे करके गैसेस, ये पानी है, पानी में क्या है O2 भी यहाँ पे डिसॉल्व है, N2 भी, H2 भी, जो भी है ऐसे करके ये डिसॉल्व है डिफरेंट गैसेस। तो डिफरेंट गैसेस का अपना अपना प्रेशर होता है, ठीक है। इस अपने अपने प्रेशर को क्या बोलेंगे हम, देखो पार्शियल प्रेशर। क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर। तो आगे जो आएगा हमारे पास देखो राउल्ट्स लॉ आएगा, उसको हम अगले लेक्चर में करेंगे राउल्ट्स लॉ को। ये क्या हो जाता है हमारे पास, देखो ये N2O2 इन गैसेस ने जो अलग से प्रेशर अप्लाई किया उसको क्या बोलेंगे हम, देखो पार्शियल प्रेशर। मतलब इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द इंडिविजुअल गैस, ठीक है। अलग अलग से जो गैस अपना अपना प्रेशर जो एक्सर्ट कर रही है उसको क्या बोलेंगे हम, पार्शियल प्रेशर। और इनका ही टोटल प्रेशर जो है वो अलग होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट मैंने अभी बताया आपको, हम करेंगे राउल्ट्स लॉ, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एजियोट्रॉप्स, वो अगले चैप्टर में, अगले टॉपिक।